बिजली, पानी, सड़क, इनके लिए तो आपने चुनाव का बहिष्कार होते सुना होगा, लेकिन आवारा पशु ये चुनाव बहिष्कार का कारण बनेंगे या ये चुनाव बहिष्कार का कारण है, ऐसा आपने शायद ही सुना होगा। विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले का ये वाकया है, जहां किसानों ने आवारा पशुओं से परेशान होकर चुनाव बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा है, क्यों ये सारी स्थिति है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अपना पंच शो में आप सभी का स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ हमारे जुड़ चुके हैं। लालमणि त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, आप जिला पंचायत सदस्य हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ संजीव शर्मा जी हैं, आप किसान हैं और ये जो समस्या है उसको देख भी रहे हैं। संजीव जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ स्वर्णिमा सिंह जी हैं, आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट की। स्वर्णिमा जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, इनके लिए तो आपने चुनाव का बहिष्कार करते सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि आवारा पशु चुनाव का बहिष्कार करने का कारण बन सकते हैं? रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत बड़ी हरदी के ग्रामीण आवारा पशुओं से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अब चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आदमी बहिष्कार करेगा, चुनाव का बहिष्कार करेगा कि जब कोई मंत्री मिनिस्टर, कोई विधायक इस बारे में देख नहीं रहा है। सिर्फ चुनाव आएगा तब आएंगे, प्रोपोगंडा फैलाएंगे। इसलिए किसान जो है तो जब कर्ज में हो जाता तो आत्महत्या करता है। आत्महत्या की जवाबदारी किसकी है? वो सरकार की है। क्या डालेंगे भाई, वोट हम डालेंगे नहीं। हम लोग फिर से 5 साल सरकार बन जाएगी, कहेगी कि हम करेंगे, नहीं करती है तो हम लोग वोट क्यों डालेंगे भाई? बहिष्कार करेंगे हम लोग। गांव वालों का कहना है कि तार से फेंसिंग भी करवाई है, लेकिन उसके बाद भी फसल नहीं बच रही है। कई खेत बंजर पड़े हुए हैं। गांव वालों ने सरकारी जमीन के 9 एकड़ भूभाग को गौशाला बनवाने के लिए प्रस्तावित भी किया था, लेकिन वह भी धरा का धरा रह गया, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आसपास के 2-4 सरपंच माननीय विधायक जी को और प्रशासकीय अमला को 9 एकड़ ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं दिया गया, तो भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। आवारा पशु लगभग 300-400 के करीब हैं, जिनसे हम लोग कई सालों से परेशान हैं। यहाँ के 7-8 पंचायतों ने गौशाला हित प्रस्ताव दिया हुआ है, उस तक में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग पूरी तरह से किसानी पर निर्भर हैं, उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब है। किसी तरह से खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। यह हालत पिछले 4-5 सालों से है और अब पूरी तरह से थक हार के किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है। 8-10 साल से इतनी समस्या हो गई है कि आदमी खेती नहीं कर सकता। खेती करना दूभर है। पहले किसी खेत में बाउंड्री नहीं होती थी, आज हर खेत बाउंड्री बनाए, इसके बावजूद भी सुरक्षित नहीं है फसल। आदमी बो दिया, मवेशी आके चट कर जाते हैं। किसान रबी और खरीफ दोनों की फसल नहीं उगा पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। गांव के किसानों का कहना है कि रात को यह पशु पूरी तरह से आवारा हो जाते हैं और पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। किसानों ने अपनी बात रखने की कोशिश हर जगह की, विधायक से लेकर मंत्री और कलेक्टर हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी निदान नहीं मिल रहा। यह समस्या मात्र एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे 10 ग्राम पंचायतों की है। बड़ी हरदी, हरदी खुर्द, नेबूहा जैसे कितने गांव हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बनाई जाने वाली 900 गौशालाओं का निर्माण ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मवेशियों को पशु मालिक आवारा छोड़ देते हैं। प्रदेश में 1000 गौशालाओं के निर्माण की घोषणा के अंतर्गत 900 ग्रामों को चिन्हित कर काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन सारा का सारा काम कागजों पर हो रहा है। जमीन पर कहीं कोई निर्माण नहीं हो रहा है। ये आवारा पशु भूखे रहते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई इंतजाम ही नहीं किए गए।
जिस वजह से यह किसान की फसल को बर्बाद कर देते हैं। आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इतने पशु तो गांव में भी नहीं हैं। लोगों का कहना है कि बाहर से लाकर पशुओं को छोड़ दिया जाता है और यह खेती को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रशासन को अगर इतने मतदाताओं की फिक्र है तो कोई ठोस कदम उठाना होगा। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम संजीव जी के पास चलेंगे। आप स्वयं भी किसान हैं और ये एक समस्या जिस गांव की दिखाई गई है वहां की ना होकर यदि हम बात करें तो संपूर्ण विंध्य क्षेत्र में ही इस समस्या से किसान जूझ रहा है। रिपोर्ट पर क्या कहना है संजीव जी आपका? नहीं, ये जो किसानों ने जो अपनी बात रखी है वो बात 100% सत्य है और जो जमीन की सच्चाई है वो किसानों ने और ग्रामवासियों ने व्यक्त किया है जी। ये मैं तो कहता हूँ कि ये समस्या आवारा पशुओं की कुछ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे जिले और पूरे प्रदेश और ये जो पूरा, मैं तो कहता हूँ कि जो पूरा उत्तर भारत है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, ये लगभग एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है ये आवारा पशुओं। तो किसानों ने जो यहाँ अपनी पीड़ा को जो व्यक्त किया है और इस समस्या को किसान कैसे झेल रहे हैं, ये केवल उसका दर्द किसान ही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं या जो नौकरशाही में बैठे हुए लोग हैं, उनको खेती से और पशुओं से और कृषि से ज्यादा उनका संबंध नहीं है। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो किसान है, वो सीधे उनका जो जीवन है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चूंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं या जो नौकरशाही में बैठे हुए लोग हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं, उनको इस समस्या से कोई तकलीफ नहीं हो पा रही है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। त्रिपाठी जी, आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है आपका? जी सर, हमने रिपोर्ट देखे हैं। चूंकि वर्तमान समय किसानों की दशा दिशा और दुर्दशा, खेती क्यों चौपट हो रही है। जो आवारा मवेशी है, एक दौर था जब मवेशी हमसे जुड़ाव था, जब हम मवेशी को मैं से पालते थे, उसकी मैं सेवा करके उसको त्याग करते थे, एक दूसरे के पूरक थे, तो उनका भी मेरे प्रति ममता होती थी, लगाव होता था। आज पूरे जिले नहीं, प्रदेश, आपने जैसे संजीव जी ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, हम नहीं कहते पूरे भारत देश के अंदर केवल एक राज्य है जहां ये इसकी समस्या का निजात पाया गया है। और बहुत पूरे भारत के अंदर हर जगह आवारा मवेशी का पूरे प्रकोप चल रहा है। उसका दो कारण है, एक तरफ शासन भी, एक तरफ किसान भी। जो मवेशी पालक थे, वो पालक जो गाय के जब दूध देगी तो दूध लेंगे, इसके लिए छाड़ देते हैं। जो बैल तैयार हैं, बैल से कोई काम नहीं हो रहा, जुड़ाव नहीं। पर जब पहले जो बैल से खेती होती थी, बैल से पूरा मवेशी से पूरा घर का काम चलता था, वो रह नहीं गया, दूध के अलावा कुछ बचा नहीं। तो मवेशी एक तरफ इंसान भी एक स्वार्थी होते जा रहा है। तो दो तरफ है। हाँ, एक तरफ शासन की जो शासन की व्यवस्था करना चाहिए मवेशी का, दूसरी तरफ जो पालक हैं, जो मवेशी रखते हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे पूर्वज से, आज से नहीं, आदिकाल से मानव और गाय बैल का एक आत्मिक जुड़ाव था, एक दूसरे के पूरक थे। उससे हम लोग दूरी जा चुके हैं। एक उदाहरण लीजिए, आज जैसे मवेशी, जैसे मान लिए कोई जंगली जानवर है, उससे हमारा जुड़ाव है, दूरी हो चुकी है हमसे, उनसे। एक दौर ऐसा आ जाएगा कि मवेशी से, हमसे, मानव और मवेशी से
जो गाय है, बैल है, उससे दूरी हो जाएगी। हम एक दूसरे के पूरक नहीं रहेंगे। एक हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि गाय ऐसे होती थी, बैल ऐसे होते थे, हमसे जुड़े थे। हम लोग गाय बैल के से सब रहते थे, उनके से हम लोग मतलब जीविकोपार्जन में भी और समय में हम लोग चलता था। उससे दूरियां बन रही हैं जी। तो मतलब ये है कि दोनों तरफ ये गलतियां हो रही है। सरकार को भी देखना चाहिए कि जो अभयारण्य मवेशी है, एक उन्होंने चौपाल लगाना चाहिए कि भाई मवेशी को आप न छाड़ें। मवेशी की ऐसी व्यवस्था कर, चूंकि जब खेती के अंदर आधुनिक साधन आ गया, मशीन से खेती होने लगेगी, तो हमसे गाय और मतलब हमसे मवेशी दूरी जा रहा है। तो एक सिस्टम बना ले कि इतने किसान इतना अगर पशुपालक है, पशु रख रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा करेंगे और उसको छाड़ेंगे नहीं। उसकी सारी आर्थिक जो सरकार जिसे आर्थिक एक वेतन के हिसाब से कर दे कि इतने एक किसान को इतने मवेशी में इतना इसका महीना वेतन होगा, रखेंगे। दूसरी तरफ सरकार हमसे किसानों से अगर है तो गोबर इकट्ठा करके उसके भाव के हिसाब से ले जो है, उससे खाद तैयार करे, उससे बिजली पैदा करे, ये सरकार कर सकती है। तो ये सिस्टम अगर बन जाए तो लगभग मान चलिए जो आवारा मवेशी है, आवारा मवेशी का दूसरा कोई रूप नहीं है। अगर आवारा मवेशी की सरकार लेती है तो एक बनाना पड़ेगा, पैमाने बनाना पड़ेगा कि किसान मवेशी से जुड़ा रहे। मवेशी जिसे हम लोग पहले आज 25-30 साल पहले एक बछड़ा अगर गुम जाता था तो हम लोग हमारे घर के लोग, हमारे पूर्वज लोग होते थे, हम लोग सारे लोग दूर दूर तक ढूंढते थे कि वो बछड़ा कहाँ गया, उसको लाते थे। बछड़ा को एक सम्मान से रखते थे, उसके भोजन की व्यवस्था करते थे, रहने की व्यवस्था करते थे, सारी व्यवस्था करते थे। हम उससे दूरी भाग रहे हैं। उसमें भी किसान भी इसको जागना पड़ेगा, किसान को भी। जी। तो किसान को भी जागना पड़ेगा और किसान को भी और शासन को भी देखना पड़ेगा कि किसान की जो हम खेती पद्धति है उसको हम रखें। आधुनिक युग की खेती तो बन गई, तो जो मेरे पहले से आदिकाल से लेके जो मवेशी हमको यहाँ मानव को कि खेती मेहनत, मानव का खेती हो चाहे दूध हो, चाहे सारे मवेशी से जो मानव का जो लगाव था, मानव से जरूरतमंद उसे पशु से, गाय बैल से, आपसे भैंस से जो मिलता था, उसको आज हम दूरी भाग रहे हैं। उसको हम लोग ये भी माने, कल उदाहरण के लिए मान चलिए कि मानव साथ होने वाला है। जब इतने सारे मशीन आ जाएगी तो जब पूरा काम मशीन काम करेगी तो मानव हाथ खाली होगा। आज मवेशी साथ ये गली गली भाग रहे हैं, कल मानव भागेगा। बेरोजगारी आ रही है, मानव कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर अभी भी मानव यह बात को नहीं सचेतेगा कि हमको आज उदाहरण गाय और बैल, जो गाय है आज गली गली ठोकर खाते भाग रही है, कल चूंकि उससे हमसे दूध के अलावा कुछ हमको नहीं मिल रहा उससे, जब उसके हम स्वाद में जुड़े हैं, तो आज से इंसान को भी जब मशीन काम करेगी, पूरा खेती करेगी, सारी जितनी कंपनी मशीन काम करेगी, इंसान भी खाली हो जाएगा, मानव खाली हो जाएगा। तो जब मानव खाली जब हो जाएगा तो हाथ खाली हो जाएगा, दर दर भटकेगा। मानव होने वाले आने वाले समय में हम रहे न रहे, वे आने वाले समय में ये प्रतीक हो, ये समझ में आता है कि आने वाले समय में मानव भी जैसे आज मवेशी भाग रहा है, कल अबारा मानव भी को उपाधि मिलेगी। जैसे आज हमारे गाय को, जिसको हम गाय माता कहते हैं, गाय माता जब गली गली भाग रही है, उसको अबारा मवेशी की दर्जा दी जा रही है। कल इस मानव को भी जब मशीन की उगाया जाएगा पूरी तरह से, इस मानव को भी अबारा मानव का उपाधि दी जाएगी। जी त्रिपाठी जी, आपने अपनी बात रखी है और इस जो आपकी चर्चा थी इसमें कई सुझाव भी थे और कई प्रश्न भी ये चर्चा छोड़ती है, और उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आगे और सुझावों में भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम चलेंगे स्वर्णिमा सिंह के पास। स्वर्णिमा जी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, फील्ड में थी।
किसानों से आपने बात की है, क्या कुछ कहना था किसानों का, स्वर्णिमा जी? आप अखंड जी देखिए, जिस जगह पर हम लोग गए हुए थे, 10 ग्राम पंचायतों का ये मामला है। हम बड़ी हरदी गए थे, मेन वहीं पे मीटिंग हुई थी। तो किसानों का जब हमने कहा कि हम आएंगे, तो वो बहुत ज्यादा परेशानी उनकी देखने को मिली। और उनका ये कहना था कि 9 एकड़ का जो पूरा इलाका था, उसके लिए प्रस्ताव भी उन्होंने दिया था। और यहाँ तक स्थिति है कि वो ये कह रहे हैं कि आप बस हमें गौशाला का निर्माण करवा दें, बाकी हम रख रखाव खुद कर लेंगे। इतने ज्यादा वो परेशान है, अपने खर्चे पे वो करने के लिए तैयार है। और साथ ही में ये भी बात थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि गाय जो है, लोग अपनी अपनी गाय बांध लें, जैसे कहते हैं कि किसानों के ऊपर ये निर्भर करता है। लेकिन इस पर एक समस्या ये है कि गांव में कितनी गायें होंगी, आप सोचिए, ज्यादा से ज्यादा 100 गायें होंगी, लेकिन वहां पर बता रहे हैं किसान की 600-700 गायें हैं। तो ये गायें आ कहाँ से रही हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है। उनको, कुछ किसानों का कहना है कि बाहर से लाके रात के अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। तो बहुत इस तरह की परेशानियां हैं। हम किसानों पर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कि वो करें, तो ये एक समस्या है वहां पर। स्वर्णिमा जी, जैसा आपने अभी कहा है कि बाहर से लाके पशु छोड़ दिए जाते हैं, वो बाहर से लाए गए पशु किसी बगल गांव से भी हो सकते हैं या बगल के जिले से भी हो सकते हैं। तो यदि हम समस्या का समाधान इस प्रकार खोजेंगे कि अपने यहाँ के मवेशी को हम बगल के गांव में छोड़ देंगे या बगल गांव वाले और आगे गांव में छोड़ देंगे, तो ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जैसा लालमणि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि किसान और जो पशुपालक हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा, और वो निश्चित ही ध्यान दे भी रहे होंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं पशुधन के लिए, और ये जो आवारा पशु हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, वो कहां तक कारगर हैं और उनका कैसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है, इस बात पे सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर संजीव शर्मा जी, जो ये योजनाएं चल रही हैं पशुधन से जुड़ी हुई, उनको कैसे देखते हैं आप और कितनी कारगर हैं वो? अब योजनाओं का तो देखिए, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि योजनाएं चल रही हैं तो कहाँ चल रही हैं। यहाँ तो मैं नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ गांवों तक योजनाएं धरातल पर उतर पा रही हैं। और जो गौशाला को बनाने का जो कमलनाथ की सरकार थी, उसने थोड़ा प्रयास किया था, लेकिन वो सरकार चली गई और जो गौशालाएं बनी भी हैं, उन गौशालाओं में कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसमें कोई पशुओं की देखरेख करने वाला नहीं है, कोई उनको पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई भूसा चारा ये सब कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो वैसे ही गौशालाएं या पशुओं को कहीं एक जगह एकत्रित करके करने की तो व्यवस्था हर जगह, हर गांवों में है टेम्परेरी तौर पर, कि कहीं कोई बाउंड्री बनी है सरकारी, कोई खेल मैदान या ऐसी ही होती है, तो रात में जो पशु होते हैं उनको इकट्ठा करके वहीं उनको वो कर दिया जाता है, फिर सवेरे उनको वहां से ढील दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि ये बदली हुई आर्थिक परिस्थितियां जो हैं, पहले जो था तो पूरी अर्थव्यवस्था वो कृषि पर आधारित थी परंपरागत रूप से, और जो ये पशु होते थे मवेशी, वो एक परिवार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ हुआ करते थे। खेती हाल में वही चलते थे, और फिर गाय जो होती थी तो दूध देती थी, और उनके गोबर से ये ऊपरी ये सब बनाया जाता था, वो खाना बनाने के ईंधन के रूप में काम आता था। और पहले ये जो अर्थव्यवस्था का रूप था वो अनाज पर आधारित था, और विगत 30 वर्षों में एक परिवर्तन आया है कि अर्थव्यवस्था अब करेंसी, रुपए, मुद्रा पर निर्भर करने लगी। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था, पैसा रुपया तो किसानों को भी चाहिए। अब क्या हो गया कि ट्रैक्टर भी आ गए, गैस सिलेंडर भी आ गया। इन सब बदली हुई परिस्थितियों में पशुओं की उपयोगिता किसानों के लिए नहीं रह गई है। जैसे मान लीजिए कि कोई दुधारू पशु है, एक गाय है, तो किसान ये चाहता है कि वो गाय जो हो तो वो ज्यादा दूध दे,
जिससे कि थोड़ा दूध वो सिर्फ घर के लिए तो उपयोग करे ही, साथ ही वो उसे बेचे भी, ताकि उसको कुछ पैसा भी मिले। ये हर किसान ये चाहता है, क्योंकि आज पैसे की आवश्यकता जो है तो सुबह से और रात सोने तक रहती है। सुबह जब हम पेस्ट बाजार से ही लाते हैं, ब्रश कर बाजार से लाते हैं, फिर चाय पीते हैं, यानी पूरा दिन पैसे की जरूरत है। ये बाजारवाद का युग है। तो अब वो जो किसान है, किसानों के लिए जो ये मवेशी है वो लाभदायक नहीं रह गए हैं, बल्कि वो नुकसानदायी हैं। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो वो रथों में चलते थे, हाथी घोड़े में चलते थे, लेकिन आज के जो हमारे नेतागण हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग तो आज ये हाथी घोड़े में थोड़ी चलेंगे, ये तो अब कार, हवाई जहाज इसमें चलते हैं। तो अगर इनको भी कह दिया जाए कि भाई नहीं, तुम आप लोग भी परंपरा का पालन करते हो, हाथी घोड़े में चलिए, रथ में चलिए, तो ये थोड़ी चलेंगे बड़े बड़े अधिकारी। इसी तरह से किसान भी अब पशु को पालने में उनकी आर्थिक, ये पशु एक बोझ बन चुके हैं। तो किसान भी बदली हुई परिस्थितियों में अब पशु सिर्फ वही रखना चाहते हैं जो थोड़ा दूध दे ज्यादा, जिससे वो उसको बेचे भी, थोड़ा उनके पास पैसा भी आए, 2 पैसा, और घर के लिए भी हो। बल्कि बहुत से किसान तो ऐसे हैं कि घर में दूध नहीं खाते, बल्कि वो बेच देते हैं, क्योंकि आज हर परिवार को पैसे की जरूरत, और खेती में तो इनकी उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर चूंकि ये परंपरागत रूप से ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये जो पशु हैं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, गाय को हम लोग माँ कहते हैं, तो अगर हम इनको सम्मान के साथ अगर हम रखना चाहते हैं तो कहीं एक अभयारण्य बना दिया जाए, किसी जो सरकारी जमीन हो, कहीं जंगल में, कहीं किसी पहाड़ में जहां बहुत सी सरकारी जमीन पड़ी है, तो एक बहुत बड़ा जिस तरह से अभयारण्य टाइप का बनाया जाए, एक बाउंड्री बना करके, और सभी पशुओं को वहां रखा जाए। बल्कि गांव से जो किसान है तो वहां से पियरा वगैरह ये सब ले जा करके वहां सरकार व्यवस्था करे, वहां 1-2 नौकर चाकर रखे, और जो गोबर हो या जो उनके दूध हो वो बल्कि सरकार उपयोग करे जनता के हित में। बहुत से गरीबों के बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, आज भी उनको दूध नहीं मिलता। तो ये सब सरकार व्यवस्था करेगी, तभी इनकी जो हम सम्मान भी कर पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि किसानों का ये जो आवारा पशुओं का संकट है ये बरकरार रहेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में देखिए कि गोबर सरकार खरीदती है, तो गोबर खरीदने के कारण अब वही मैं कहा कि पैसे, अर्थ का युग है, पैसे का युग है, पूंजी का युग है, तो वहां किसान भी उसको बांधने लगे कि भाई हम इसका गोबर ही बेच लेंगे। तो वहां मैं गया तो नहीं, लेकिन सुना हूं टीवी चैनलों में कि वहां बहुत कम अब समस्या रह गई है, क्योंकि सरकार गोबर खरीद लेती है। तो अब हर किसान उसको, चलिए गोबर के लिए गोबर ही बेच रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें सरकार को ही आगे आने पड़ेगा, और किसान तो इसमें अब पूरी तरह से अक्षम है। मेरा तो यही विचार है। जी संजीव जी, आपने जो अपनी बात रखी है यहाँ पर, उसमें आपने सरकार के लिए भी सुझाव छोड़े हैं और किसान की स्थितियों को भी बताया है। यहाँ जो सरकार की भूमिका है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। वो किसी भी पार्टी के और किसी भी दल के लोग हों, जिनको नेतृत्व मिला है उन्हें जिम्मेदारी तो उठानी होगी। और हमारे साथ लालमणि त्रिपाठी जी हैं, आप जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र का। क्या कुछ योजना है जिला पंचायत की ओर से, यदि हम देखें तो क्या कुछ योजना है लालमणि जी, ये जो पशुधन की समस्या है और इससे जुड़ी हुई? लालमणि त्रिपाठी जी, यहाँ अभी जो बात निकल के आई है सरकार की भूमिका पर, कि सरकार का जो दायित्व है वो क्या कर रही है। आप भी जिला पंचायत में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप, क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं? जैसा अभी बात आई यहाँ पर कि यदि किसान को शासन की जो योजना चल रही है उनकी जानकारी ही नहीं हो पा रही है, उसमें केवल आपके क्षेत्र की बात नहीं है, हम संपूर्ण विंध्य की बात कर रहे हैं। यदि किसानों को जानकारी ही नहीं होगी तो वो कैसे उन योजनाओं का लाभ लेंगे, और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको मदद कर सकती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, एक जो सरकार की योजना थी गौशाला,
गौशाला में जो एक बहुत सारे गौशाला बनी है। गौशाला में एक मवेशी से के प्रति जो है एक आहार के लिए उसकी सेवा के लिए 20 रुपए मिलता है, और मनरेगा से मजदूर जो उसको सेवा करेगा, 2 मजदूर रखे जाएंगे, उसमें उसको मनरेगा से मजदूरी वितरण की जाएगी। ये उसकी सरकार की योजना है। 20 रुपए में 5 रुपए ये है जो पशु आहार होता है आपके, वो है। 15 रुपए में भूसा चारा भूसा वगैरह है, और जो गौ बनती है उसमें भी उसमें भी है कि उसमें गौशाला में उसमें चारा उगाए, उसके मनरेगा से मजदूर लगाया जाएगा, और उसमें मनरेगा से चारा है। और जो उसका ये भी है, जो मवेशी वहाँ रहेगा तो वहाँ जो गाय रहेगी, उसका जो दूध है वो दूध इकट्ठा करके वो उसका व्यापार कर सकते हैं व्यवसाय के रूप में। उसके जो गोबर है उससे खादी बनाई जा सकती है जी। खादी बनाई जा सकती है। ये खादी का भी बनेगी, किचुआ खादी जो बनती है आपके, तो जो वो खादी जो है तो उसका व्यवसाय, उसका भी जो तो क्या वो पंचायतों को दिया जाता है। पंचायत या समूह 2 चला सकती है इसको। समूह चलाई, और कहीं कहीं एनजीओ, कहीं वो ट्रस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो चलाती हैं। उसमें वो गोबर का व्यवसाय, खादी बना के व्यवसाय कर सकते हैं, और दूध का भी व्यवसाय कर सकते हैं। जो सरकार के ये हमारे चूंकि जिला पंचायत में जो मैं गो संवर्धन बोर्ड के मैं एक सदस्य हूँ, उसके चूंकि हम लोग बीच में ये आता है, तो ये गौशालों में ये शासन ने व्यवस्था की है। जी। ये मैं ये एक तरफ से भी कहते हैं कि शासन को तो 20 रुपए में पशुओं का आहार बहुत कम होता है। भूसा है, चारा है, 20 रुपये कम है। शासन को उसका एकता ज्यादा रेट, कम से कम एक मवेशी का 50 रुपया तो रखना चाहिए। ये भी मैं कहता हूँ। शासन जो है तो इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान नहीं दे रही है, और शासन द्वारा गड़बड़ी की जा रही है कि जो मवेशी का भरपूर आहार मिलना चाहिए, चाहे भूसा हो, चाहे चारा हो, चाहे कुछ हो, चाहे जिसका मजदूर हो। और लगा ली 20 रुपये में भी इसके जो लाइट लग रही है, बिजली है, बिजली का खर्चा वही गौशाला प्रबंध यही सबमिट करेगा, मतलब जो समूह चलाएगा उसको अलग से मिल नहीं रहा है। तो सवाल ये कि सरकार एक तरफ से गौशाला तो बना दी है, गौशाला अंतिम लक्ष्य नहीं है। जैसे द्विवेदी जी की हमने बात को उन्होंने कहा है कि गौशाला के बाद एक बहुत बड़ा अभयारण्य बनाया जाए, जहाँ सारे लोग पूरे मवेशी को रखा जाए। हम शर्मा जी ने बहुत अच्छा कहा, इस बात को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सही प्रकाश डाला है। जैसा अभी यहाँ पर लालमणि त्रिपाठी जी ने अपनी बात रखी कि जो राशि आ रही है वो पर्याप्त नहीं है, और जो गौशालाओं की स्थिति है वो भी उतनी सार्थक समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि यदि आप देखेंगे जहां भी गौशाला बनी हुई है वहां के क्या इंतजाम है, उसमें भी कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं। उस गौशाला में जो पशुधन है, जो मवेशी हैं, उनको जो आहार मिलना चाहिए, चारा और भूसा मिलना चाहिए, वो उचित मात्रा में मिल रहा है कि नहीं, इसमें भी सवाल खड़े होते रहते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, मान लीजिए हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, हम बहुत जगह गए, गौशाला जांच करने गए, उसमें प्रयास किए कि भाई ऐसा हो। ये भी हम लोग बात किए कि भाई किसानों से ले लो। सरकार को तो आपके जो व्यवस्था बनाना चाहिए,
बहुत कम पैसा दे रहा है। कम से कम 50 रुपए एक मवेशी के पीछे लगाना चाहिए। केवल सरकार तो एक गौशाला बना कि एक प्रकार के जैसे जेल होता है, हम उसको आप खुली रखिए। गौशाला में वहां मवेशी बांध दिए, एक मवेशी 100, एक गौशाला में 100 मवेशी रख दिए और उसको एक जेल जैसे रखते हैं। और सच्चाई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो गौशाला बनी है वहां मवेशी के साथ हम तो ये कहते हैं कि मवेशी की सही उनकी एक प्रकार के उनके भोजन की व्यवस्था नहीं की जा रही है, उनके आहार की व्यवस्था नहीं की जा रही है, न समय में पानी की व्यवस्था की जा रही है, न सही देख रेख की जा रही है। पूरे गौशाला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम तो बहुत जगह गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये है कि और आज भी जितना गौशाला बनता जा रहा है उतने आवारा मवेशी का परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हम तो कहते हैं समाज में एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए। सरकार को भी इसमें विशेष रूप करना चाहिए कि हम गौशाला में भी एक मंदिर जैसे सजाए, गौशाला को एक विद्यालय से सजाएं, गौशाला को एक इसको प्रमुख इसको मंदिर मान के प्रमुख स्थान बना के ध्यान दे, तब गौशाला में गौ माता का रख रखाव सुरक्षा हो सकती है। लेकिन गौ माता के वहाँ बराबर गौशाला में सेवा नहीं हो पाती है। तो ये सरकार की योजनाएं जरूर है पर बहुत कम मात्रा में है जी। केवल जी, जैसा आपने कहा है कि जो योजना है वो सही ढंग से क्रियान्वित हो और सही ढंग से उसमें कार्य होना चाहिए, तभी कुछ परिणाम आएंगे उसके। और हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आज का हमारा विषय रहा है कि जो आवारा पशु हैं उनके कारण परेशान होकर किसान मतदान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हमारा उन किसानों से और सभी दर्शकों से कहना है कि जिस दिन भी मतदान हो आप मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि ये बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे प्रदेश की सरकार चलाने में आपकी भूमिका रहेगी, तो आपका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। मतदान का बहिष्कार करने से अच्छा है कि हम सही उम्मीदवार चुने, सही नेता चुने, जो आपकी आवाज उठाए, जो आपकी आवाज को वहां पे रखे। और यदि आपके कोई सुझाव है, यदि आपकी कोई ऐसी बात है जो सुनी नहीं जा रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि वो महत्वपूर्ण होगी विंध्य के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, तो हम उसे अपने चैनल में पड़ताल करके ले आएंगे और शामिल करेंगे। साथ ही आपकी जो सुझाव हैं उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई वीडियो मैसेज है आप हमारे ईमेल आईडी में भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज को, अरविंद की आवाज को पहुंचाएं। हम चलेंगे संजीव जी के पास। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजीव जी। हाँ, हमारा कहना यह है कि अगर सरकार ये सब व्यवस्था ना कर पाए, तो पहले भी ऐसा था कि एक उसको कहते थे खरीका गांव में, एक व्यक्ति को सब किसान मिलकर के कुछ देते थे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, और एक आदमी कम से कम 100 के आसपास या 100 से ज्यादा पूरे गांव के मवेशियों को चराता था दिन भर। और उसको हर किसान मिलकर के जिसके पशु होते थे वो उसको कुछ ना कुछ आपस में इकट्ठा करके उसको महीने में देते थे। उसको खरीका कहते थे गांव में, खरीका चरा। अगर सरकार को ना हो तो यही व्यवस्था कर दे। तो पहले ये इसलिए था क्योंकि पहले परिवार कम थे, जनसंख्या कम थी, तो जमीनें पड़ी रहती थी। अब जमीनों पर ज्यादा दबाव है, जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत निर्माण कार्य भी शुरू हैं। तो सरकार अगर ये कर दे कि एक व्यक्ति को कुछ उसको महीने में 5,000 या जो भी सरकार, बल्कि वो अतिरिक्त टैक्स थोड़ा लगा दे किसानों पर, महंगाई तो वैसे भी बढ़ती है, तो उसके लिए अतिरिक्त अगर सरकार इसको वो करेगी अपने नियंत्रण में लेकर कि वही खरीका वाली व्यवस्था हो जाए कि एक व्यक्ति को एक गांव से नियुक्त कर दे कि ये दिन भर इसको महीने में इतने दिए जाएंगे और ये आदमी इसको खरीका लेकर के जाएगा और पशुओं को कम से कम खेती से सुरक्षित रखेगा, खेती वो खाने नहीं देगा। अगर ये सरकार कर दे कि ये ले जाएगा और कहीं पर पशुओं को रखेगा,
तो शायद ये भी एक अच्छा काम हो सकता है। संजीव जी ने जो सुझाव दिया है और इसी रात में प्रकार तो से वैसे भी जी जी संजीव जी। और रात में तो वैसे भी किसान जो होते हैं तो हर गांव में कहीं ना कहीं वो रात में उसको किसान वो जो पशु रहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो अंदर कर ही देते हैं। ये अब हर गांव में है कि चाहे भले सरकार ना व्यवस्था की हुई हो, वो कहीं कोई सरकारी बाउंड्री बनी है, कहीं कुछ ऐसी है, तो ये हर गांव में कहीं ग्राम पंचायत की बाउंड्री है, कहीं खेल मैदान की बाउंड्री है, कहीं किसी की है, तो वो हर गांव में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि रात को वहां उसको अंदर कर देते हैं। जिस प्रकार से संजीव जी ने अपना सुझाव दिया है, इसी प्रकार से यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस सुझाव को हम उचित माध्यम से और उचित स्तर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संजीव जी ने जैसा कहा है कि लोग अपने स्तर से भी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे मवेशी हैं, जो पशु हैं, वो खुद नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम क्रूरता ना करें, ऐसी किसी प्रकार का कोई कृत्य ना करें जिससे उनके जीवन को खतरा हो। हम उचित प्रबंधन करें। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को आती हैं कि मवेशियों को भी चोट लगी हुई है और बहुत दर्दनाक स्थिति होती है वो बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें भी जीवन है। हमें ये देखना होगा कि जो हमारा पशु है, जो हमारा मवेशी है, हम उसका ध्यान रखें। यदि हम अपनी जिम्मेवारी भी ले लेंगे तो कुछ हद तक इस समस्या का हल किया जा सकता है। और जैसा भी संजीव जी ने कहा और लालमणि जी भी कह रहे हैं कि समाधान खोजने के लिए सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकार यदि अपनी भूमिका को उचित ढंग से नहीं निभाएगी तो अकेले किसान सब कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो हमारे किसान कहना चाहता हूं जी थोड़ा सा जी कि किसानों को पशुओं से आज भी लगाव और वो पूरे संभाल कर देख रेख करके उनको जहां व्यवस्था करते हैं तो करते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर गायें और ये हमारा पशु अगर आज चोटिल हो रहे हैं और मर रहे हैं तो ये सड़कों में मर रहे हैं। और सड़कों में ये जो बड़े बड़े जो कार से चलने वाले ट्रक वगैरह, ये इससे सबसे ज्यादा ये घायल हो रहे हैं, आहत हो रही हैं और सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। किसान तो हमेशा चाहता है कि भले उसका नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी वो सहानुभूति के साथ उनके साथ पेश आता है, पशुओं के साथ, क्योंकि वो हमेशा किसान के जहां खाना बनता था उसके बगल में ही सारी रहती थी, आज भी रहती। तो वो तो अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं आज भी किसान। अगर सबसे ज्यादा ये आवारा पशु या गायें हमारी अगर कहीं इनकी क्षति हो रही, इनकी शरीर को चोट लग रही, मृत्यु भी हो रही, तो ये सड़कों में हो रही। और सड़कों में किसान तो नहीं जाते, ये कार वाले, ये सब ट्रक, ये वाहन, ये लोग ज्यादा वहां इनका नुकसान हो रहा है। जी एक महत्वपूर्ण बात संजीव जी ने रखी है यहाँ पर कि सड़कों में मवेशियों के साथ दुर्घटना होती है और मवेशियों के कारण भी कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ये बहुत ही बिल्कुल सही सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा इसमें विचार किया जाना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवांशु शुक्ला जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस मुद्दे में हम अभी बात कर रहे हैं उसी में कार्य कर रहे हैं वो। शिवांशु जी, स्वागत है आपका अपना पंच शो में। जी भैया। शिवांशु जी, आप का जो कार्य है, जो पशुधन है, जो आवारा पशु हैं, उनसे जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कुछ हद तक कम हो, इसके लिए आपका जो प्रयास है उसके बारे में बताएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है और अपन गौवंशों की सुरक्षा के लिए गौरव पांडे जी के नेतृत्व में एक सघन अभियान चला रहे हैं, जिसमें सरकार से इतर अपन लोग सरकार की योजनाएं जो होनी चाहिए, जो धरातल पर हमें नहीं दिख पाती, हम उसे साकार रूप देने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन खुद के जेब खर्च से घर से सहयोग लेकर के
गायों को रेडियम पट्टी लगाने का कार्य करते हैं। रेडियम पट्टी लगाने से ये होता है कि वाहन के लाइट से वो रेडियम पट्टी चमक जाती है, जिससे वाहन से होने वाली दुर्घटना गौवंश उससे बच जाती है। इसमें अपन लोग पिछले 4 सितंबर से अपन कार्यरत हैं और लगातार 20 दिन हम लोग गौवंशों की अलग अलग जगह पे, आपके चौरहटा में, रतहरा में, इटौरा बाईपास में, कल अपन ने समान थाना के आसपास के क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 12 एवं 16 के जो गौवंश ऐरा मवेशी जो घूम रहे हैं उन्हें अपन रेडियम पट्टी पहनाने का कार्य करते हैं। ऐसे में अनेक अपन देख सकते हैं कि जो दुविधाएं होती हैं, जैसे अगर गाय सामने आ गई है तो उसके पैर कुछ जख्मी होते हैं, उसकी सींगें टूटी हुई हैं, तो हम साथ में रेडियम पट्टी के साथ ही उसका उपचार करने की भी कोशिश करते हैं यथास्थिति अपने अनुसार। अब इसी के चलते सरकार कभी कभार हमारी सहायता कर पाती है। जो मवेशियों को ठीक करने के लिए जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, कभी कभार ही सरकार के द्वारा हमें उनसे सहायता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा हम लोग अपने खुद से ही अपने संगठन में जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से कहिए कि चंदा या उनसे सहयोग से ही हम ये सब काम कर पाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से हमारे गौरव पांडे जी का ये सोच है, ये विचार है कि जो गौवंश मर रहे हैं, जिनकी हत्याएं हो रही है, जिनकी मौत हो रही है, जिनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन ये सरकार इन मूक प्राणियों के लिए कोई रवैया अपना नहीं रही है, इनका नकारात्मक रवैया है। तो हम सरकार के पहलू में अपने धरातल पे आके हम लोग उसे सच करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम मूक बधिर प्राणी जो है, हम लोग वो किसी से नहीं बोल सकते, तो हम उन्हें सुविधा सहायता तो कर सकते हैं। जी। हम विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और हम पिछले शिवांशु जी ने अपने कार्य के विषय में बताया है और इनका जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मवेशी हैं सड़कों में आप कई बार देखेंगे कि जब अंधेरा होता है तो अचानक गाड़ियां आती हैं और उनको समझ में नहीं आता है और दुर्घटनाएं होती हैं। तो जो ये रेडियम पट्टे की बात कर रहे हैं और जो उपचार की बात कर रहे हैं, यदि कोई मवेशी जख्मी है, कोई पशुधन जख्मी है, तो उसके उपचार की भी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि समाज में लोग अपने दायित्व को भी निभाएंगे तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसा संजीव जी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ व्यवस्था तो किसान अपने से करता ही है, तो उसमें यदि सरकार की मदद हो जाएगी, सरकार के द्वारा कुछ कर दिया जाएगा, तो और बेहतर परिणाम आ सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है, भले ही वो एक निश्चित क्षेत्र से बात निकली हो, लेकिन वो संपूर्ण विंध्य में यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार की स्थिति है। जो मवेशी हैं, जो आवारा मवेशी हो गए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके कारण किसान भी परेशान हैं और सड़कें भी यदि देखेंगे तो वहां भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप बाजार जाएंगे तो वहां भी आपको मवेशी देखने को मिल जाएंगे घूमते हुए, तो ये बड़ी समस्या है। हम यदि सुझाव की बात करें और निष्कर्ष की बात करें तो हम चलेंगे एक बार लालमणि त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, जो ये टैग लगाने की बात हुई, मवेशियों के कान में एक टैग लगा कि उससे पहचान हो जाएगी कि किसका मवेशी है, उसकी बीमारी की देखरेख होगी, और इस तरह की कई बातें रही हैं। और पशुपालन का जो कार्य है और जो हमारा पशुपालन विभाग है, उसने ये कहा कि हमने अधिक से अधिक मवेशियों को टैग लगा दिया है। तो इस टैगिंग के बाद भी पहचान नहीं हो पा रही है कि किसका मवेशी घूम रहा है और कहाँ घूम रहा है। तो ये इसमें कुछ क्या कहना है आपका? इसमें जो टैग है, टैग में सब क्रमांक होता है। अब ये सवाल ये कि जो कानून की व्यवस्था है, वो टैग से जो किसान, जो मवेशी जो यहाँ कानून के रखैता है, कानून के रखवाले हैं, कानून के पालन करने वाले शासन के लोग हैं, शासन बैठे लोग हैं, उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर टैग घूम रहे हैं, मवेशी टैग लगाया है, तो जो एक मवेशी के एक सिस्टम बना दे कि मवेशी अब से थाने बने हैं आपके, जैसे आपके हरिजन थाना बन गया है या और थाना बना अपराध के लिए, तो एक मवेशी के लिए पुलिस की व्यवस्था कर दें
केवल एक शासन पुलिस व्यवस्था कर दे मवेशी के लिए, वो सीधे पूरे क्षेत्र में घूमे, जो आवारा मवेशी टैग लगा के रखे हैं उसको पकड़े, और जो पालक हैं, मवेशी पालक हैं, उसको मवेशी पालक को भी पकड़े। उनके खिलाफ अगर सही पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई हो। ये शासन इस बात को ध्यान दे। हम तो एक अपना सुझाव है, मेरा शासन से भी सुझाव है कि एक कमेटी बनाए, एक पशुधन थाना बनाए। वहाँ केवल मात्र एक सोच होनी चाहिए कि वो लोग सीधे पशु आवारा मवेशी जहाँ जा रहे हैं तो उसको पकड़े, और टैग में जो क्रमांक होता है, टैग में क्रमांक लेकर जहाँ से आपके जो हॉस्पिटल है, आपके जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, वहाँ जाएं, और उसमें एक क्रमांक लिखा रहता है कि ये क्रमांक का ये टैग मवेशी लगाया गया है, ये इस मवेशी का ये व्यक्ति मालिक है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। जब ये अगर हो जाए, जब कुछ लोगों के खिलाफ, जिसके मवेशी या बाला मवेशी भाग रहे हैं, खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, तो ऑलरेडी सुधार होगा। उदाहरण के लिए एक थाने में मुश्किल से 5 से 8 से पुलिस की कर्मचारी होते हैं, और पूरे करीब लगभग 40 गांव, 50 ग्राम 30-40 ग्राम पंचायत उनके कंट्रोलिंग होती है। ऐसे अगर एक कानून के शासन एक कानून की व्यवस्था बना दे, पुलिस की व्यवस्था बना दे कि जो सिर्फ आप आवारा मवेशी पर काम करेंगे, पशु पर काम करेंगे, इसमें सुधार हो जाएगा। जी, लालमणि जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर, और प्रशासन को क्या करना चाहिए तो वो बातें भी इन्होंने बताई हैं। लेकिन यदि हम देखेंगे कि सजा देने से या पुलिस लगा देने से भी सुधार नहीं आ रहा है। यदि आप अपराधों की स्थितियां भी देखेंगे, जहां मानव जानकार हैं, वहां भी यदि देखेंगे तो कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो जिम्मेवारी निभाने की बात है, वो यदि पूरी ईमानदारी से कार्य होगा वहां पर, तो निश्चित ही इस समस्या से भी निजात मिलेगी और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जिस प्रकार से ये युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने मैं आपसे लालमणि जी आ रहे हैं आपके पास, जिस प्रकार से ये युवा जुड़े हुए हैं और इन्होंने जिम्मेवारी उठाई है, इसी प्रकार से हमें भी जहां हमारा अवसर हो, जहां हमारा मौका हो, हम अपनी जिम्मेवारी निभाएं। और जहां सरकार का पार्ट है, जहां सरकार की योजनाएं है, वहां सरकार भी अपनी भूमिका को यदि बेहतर ढंग से निभाएगी तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। और जरूरत है यहाँ पे अपनी सोच बदलने की, सोच भी बदलनी होगी कि हम नहीं करेंगे ये कार्य, कोई और करेगा। यदि हम ये सोचते बैठे रहेंगे तो समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी और हम एक दूसरे के ऊपर उन समस्याओं को आरोपित करते रहेंगे, थोपते रहेंगे। तो मामला ये है कि हमें समझदार होके और जागरूक रहना होगा। जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मांगने होंगे, हमें अपने हक की बात करनी होगी। जिस प्रकार से अभी जिस रिपोर्ट में हम देख रहे थे, लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं कि यदि यहाँ गौशाला बन जाए या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो हम उसमें सहयोग करेंगे। तो जहां गौशालाएं बनी हैं, यदि हम बात करेंगे जहां गौशाला बनी है वहां लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, वहां भी ये भी देखना होगा कि वहां के लोग कितने सहयोग में हैं। यदि हम सहयोग की बात करेंगे, सरकार और जनता मिलकर किसी कार्य को करेगी और कैसे समाधान नहीं होगा, एक बड़ा सवाल छूट जाता है। जी लालमणि जी, आप अपनी बात पूरी करें। सवाल ये बिना भय पे लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, मैं बिना भय प्रीत नहीं होती है। हम ये कहते बिना कानून का एक भय होता है, कानून का रखरखाव हम लोग करते हैं, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। जो कानून अगर बन जाएगा उस दिन सम्मान हम सारे लोग करेंगे। कानून ये बनना चाहिए। और अब जब कानून जैसे शहरों में हम देखते हैं, शहरों में मवेशी रखते हैं, 1-2 मवेशी गाय के लिए दूध देते हैं और फिर उसको गाय जब उसके दूध निकलना बंद हो जाता है, गाय को छाड़ देते हैं और वो गाय शहर से गांव की ओर चली जाती है। अधिकांश लीजिए गांव में अगर गाय है वो शहरों से गाय है। गांव में जो गाय मवेशी आए हैं तो इसमें जब टैग लगेगा और लोगों को भय हो जाएगी। इसे मान चलिए एक शहर में ट्रैफिक है,
हम वाहन लिए, ट्रैफिक निकल रहे, भय है कि अगर पुलिस पकड़ लेगी, जुर्माना लग जाएगा। और तो आदमी हेलमेट लगाता है, अपना लाइसेंस रखता है साथ में, अपने वाहन का मेंटेनेंस बढ़िया रखता है। ऐसे हम जब कानून भी सख्ती बरतेगा तो हम भी इस बात सोचेंगे कि अगर कहीं मवेशी मेरे छूटेगा। उदाहरण है, पहले जब गांव में कानी हाउस बनती थी, पहले आज करीब लगभग 30-40 वर्ष पहले हर पंचायतों में कानूनी हाउस बनती थी। कानी हाउस मतलब ये था कि मेरा मवेशी छूट गया है तो कानी हाउस पहुंच गई। अगर कानी हाउस में हम नहीं छड़ाएंगे, उसमें कर लगता था, उसमें टैक्स लगता था, पंचायत देना पड़ता था। अगर मवेशी को हम वहां दे के रसीद लेके वापस आते थे, अब उसका नियाद होती थी, 1 महीना अगर नहीं छड़ाए तो उसका बोली हो जाती थी, मवेशी की बोली होती थी, लोग की दूसरे किसान उसको खरीदते थे। एक भी दौर था, कानी हाउस का दौर था। तो जब अगर कानून बन जाएगा, सरकार से हम कहते हैं किसी सरकार आए, कानून बनाए इस बात को। अगर कानून बन जाएगी कि जिसका मवेशी है उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, जिसका मवेशी होगा इसमें भी। तो जब ये कानून बन जाएगा तो जो मवेशी पालक है वो मवेशी को नहीं छाड़ेगा, मतलब उसको पालन करेगा। ये कानून बनना चाहिए। जी लालमणि जी, आप अभी वर्तमान में आप एक निकाय जो है, यदि हम देखें पंचायत स्तर का, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो आप जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निश्चित ही आप वहां ये बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके स्तर से हो सकता है वो हो। हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आप जो कह रहे हैं पहले की जो परंपरा थी, तो पहले की यदि हम बात करें तो पहले लोग अपने नाम के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए भी बहुत सोच विचार रखते थे और संस्कारों में भी बातें थी। लोग ये देखते थे कि हमारे ऊपर कोई आरोप न लगने पाए, हमारे ऊपर कोई कुछ उंगली न उठाने पाए। अभी बात आई है, हमारे विषय से इतर हो सकता है वो, लेकिन बात आई हेलमेट की और सड़क सुरक्षा की। तो यदि हम पुलिस के डर से हेलमेट पहनेंगे जो कि हमारी जान बचाता है, तो वहां पे हमारी सोच सामने आती है कि हम क्या सोच रखते हैं। हम पुलिस के डर से हेलमेट पहन रहे हैं कि हम अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहन रहे हैं। जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, जहां हमारे जान की बात है, वहां भी यदि हम डर से ही काम कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। और ऐसी सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस देश को या अपने विंध्य क्षेत्र को या अपने गांव को, अपने प्रदेश को कहां लेके जाएंगे, एक बड़ा प्रश्न है। हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है। चर्चा काफी महत्वपूर्ण रही है अपना पंचे शो में। दर्शकों के जो सुझाव हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने क्षेत्र की कला संस्कृति के लिए क्या सोचते हैं वो उसका आप वीडियो मैसेज हमें भेज सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कार्यक्रम में बिल्कुल समाप्ति का वक्त है। शिवांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे। जी शिवांशु जी। आदरणीय, मेरा निवेदन कहिए कि आग्रह कहिए, जैसे कि श्री लालमणि जी ने कहा कि हमें कानून बनाना चाहिए। मेरे दिमाग में 2 बातें आती हैं कि कानून से तो एक भय उत्पन्न होगा, लेकिन हम लोगों को अगर प्रोत्साहित करें तो मुझे तो लगता है कि लोग ज्यादा इस वे में काम कर पाएंगे और हमारे गौवंशों की सुरक्षा हो पाएगी। और जहां पर एक तरफ सरकार गौशाला निर्माण की बात करती है, वही समय समय पर गौशाला में हो रहे गायों की जैसे उपस्थिति की जानकारी, उनके रख रखाव की जानकारी उसे लेनी चाहिए। और जैसा आदरणीय चाचा जी ने बोला, लालमणि त्रिपाठी जी ने, कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। जैसे वन्य प्राणी संरक्षण आपका अधिनियम आया, ठीक वैसे ही गौवंश के रक्षा के लिए भी कोई अधिनियम पारित होना चाहिए। इसे निश्चित रूप से हमारे आपके सबके मार्गदर्शक, हमारे आपके नेतृत्व करता ही इसे रख पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि कानून में अगर प्रोत्साहन मिल जाए तो ये काम मानव जाति की रक्षा के लिए, मानव जाति के द्वारा गौवंशों की रक्षा के लिए, मूक प्राणियों की रक्षा के लिए बहुत उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होगा। जी शिवांशु जी, हम चलेंगे संजीव जी के पास। संजीव जी बात रखें आप अपनी। मेरा ये कहना है सर कि हमें नहीं लगता कि कानून बनाने से समस्या हल होगी, क्योंकि आप कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, कितने लोगों को जेल में बंद करेंगे। अगर इस तरह से कानून बनने लगेंगे तो फिर जेल के अंदर जगह ही नहीं हो पाएगी, सब पूरा गांव जेल चला जाएगा। क्योंकि
अगर आप कानून की ही पालन की बात करें तो हर गांव में अवैध शराब बिक रही है, हर गांव में अवैध शराब बिक रही है, और अवैध शराब जहां बिक रही है तो वो गैर कानूनी है, तो उसका पालन करने वाला, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो किसान हैं, वो किसान की आर्थिक व्यवस्था अब इतनी मजबूत नहीं है, किसानों की रीढ़ टूट चुकी है जी। आर्थिक बोझ के कारण। कोई भी किसान है अगर शुद्ध वो सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई बहुत बड़े बिजनेस में नहीं है, तो अगर वो अपनी बेटी की शादी करता है तो उसे 1-2 एकड़ की जमीन बेचनी पड़ती है, आधा एकड़ की। तो ये परिस्थिति पूरी बदल चुकी है, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को ही पूरी तरह से 100% मतलब एक मानव श्रम या मनुष्य, जो किसान हैं वो मनुष्य हैं, तो मनुष्यता के नाते किसान पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई कानून बनाने से या कोई इस तरह से आपराधिक उसको दर्जा देने से कि जो किसान वो अपने पशुओं को अपने उसमें नहीं बांध कर रखेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इससे ये समस्या मुझे नहीं लगती कि ये सुलझने वाली है। केवल इसको तभी सुलझेगी जब उसको कुछ न कुछ आर्थिक से, अर्थव्यवस्था से उसको फिर से जोड़ा जाएगा, तभी ये समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। चाहे वो सरकार गोबर खरीदे या सरकार कुछ उनको अलग से मुआवजा दे, कुछ न कुछ इसको आर्थिक सूत्र से इसको जोड़ना पड़ेगा किसानों को। और पशुओं के बीच में मवेशियों का जो संबंध है वो आर्थिक सहायता के लिए था, अर्थव्यवस्था की वो रीढ़ थे पहले। तो जब तक इसको आर्थिक सूत्र से, आर्थिक सहयोग से किसानों और पशुओं के बीच का जो संबंध है वो आर्थिक नहीं उसको लाया जाएगा उसमें, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये समस्या का हल होने वाला है। चलिए, संजीव जी ने अपनी बात रखी है। त्रिपाठी जी 2 मिनट में आप अपनी बात रखें। जी, जहां तक टैग के सवाल है, सवाल उठा है, बात आई माननीय पत्रकार मुरत जी की, टैग क्यों लगाया जाता है? टैग इसलिए लगाया जाता है कि इसे पालक का ये मवेशी है, और टैग मतलब यही होता है कि इस पालक का ये मवेशी है, इसलिए टैग लगाया जाता है पशु का। जहाँ टैग के सवाल है, शासन को तो इसमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल लालमणि जी हम ये कह रहे हैं कि टैग में भी ध्यान दिया जाएगा, जो संजीव जी ने बात कही है। आज अपना पंच 100 में हमारे साथ युवा भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, साथ में किसान भी जुड़े हुए हैं। निश्चित ही ये चर्चा जो है एक बेहतर परिणाम तक जाएगी। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी यदि सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप इसे जितना शेयर करेंगे विंध्य की आवाज, आपकी आवाज उतनी दूर तक जाएगी और उतनी दूर तक सुनी जाएगी। अपना पंच 100 में समाप्ति का वक्त हो रहा है। हमारे साथ लालमणि त्रिपाठी जी जुड़े, आपका धन्यवाद। शिवांशु जी जुड़े, आपका धन्यवाद। संजीव शर्मा जी जुड़े हमारे साथ, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ स्वर्णिमा जी रही, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, किसानों की बात रखी, उनका भी धन्यवाद। अपना पंच 100 में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण और आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ।